हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल में। मैं हूं आनंद। मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कवर करूंगा इस ईपीएफओ, ईओ, एओ एग्ज़ाम के लिए। मैं एक्स कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के अंदर डबल एओ हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्ज़ाम के स्कीम के बारे में देखा था, इंग्लिश के सेक्शन के बारे में बात कर लिया था, और आज हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के बारे में बात करेंगे। तो जो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस में लिख रखा है, मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जनरल मेंटल एबिलिटी से ये लोग रीजनिंग को डिनोट कर रहे हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से आपको मैथ्स के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। कितने सवाल आए थे पिछली बार इस मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन से? तो टोटल सवाल थे 15, जिसमें से 2 आपके रीजनिंग के थे और 13 थे मैथ्स के। अगर इसमें हम इंग्लिश को भी इंक्लूड कर दें तो टोटल आपके 35 सवाल बन जाते हैं, और 35 सवाल आउट ऑफ 120, जो कि आपका रफली 30% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है। जहाँ पे आपका 50-55% पे कट ऑफ जा रहा है, वहाँ पे आप 30% स्कोर, अगर बहुत ही कम एफर्ट से अगर आप मैथ्स और रीजनिंग की बात करो तो आपको हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 घंटे ही इसके ऊपर देने हैं। वही अगर आप 30% स्कोर करने के लिए कोई अदर पोर्शन जैसे कि हिस्ट्री को देख लो या पॉलिटी को देख लो, तो वहाँ पे आपको डेली के हो सके कि 2-3 घंटे देने पड़ जाए। और यहाँ पे ये जो डिमांड कर रहा है सिर्फ हफ्ते में 2-3 घंटे ही डिमांड कर रहा है, और सवाल इसके आसान ही आते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग के सवाल बिल्कुल आसान ही आते हैं। अगर आप घर पे सवाल को देखोगे, पिछले साल के सवाल को उठाओगे, तो सवाल आप इजीली कर पा रहे होगे। लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसे फिर हम पढ़ें क्यों? 2-3 घंटा भी अगर हम इसे दे रहे हो तो क्यों दें इसे? तो यहाँ पे आपको इसके पढ़ने से एक तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और फिर आपका स्पीड भी बढ़ेगा। स्पीड इसलिए मैटर करता है क्योंकि यहाँ पे 15 सवाल जो दिए गए हैं, 15 सवाल भी कम नहीं होते हैं। 15 सवाल, अगर एक सवाल में आप 2-3 मिनट भी अगर आप लगा रहे हो, आपका 30 टू 45 मिनट्स यहाँ पे चला जा रहा है, और 2 घंटे का ही पेपर होता है। 2 घंटे में अगर आपके 45 मिनट चले गए, बाकी के सवाल को करने के लिए आप समझ सकते हो कितना समय आपका रहेगा। फिर उनको करने में आपको क्या हड़बड़ी होगी एग्जाम के समय में, और फिर वो आप कैसे उसको हैंडल कर पाओगे। हो सकता है आप जो सवाल सही आपको सही आ रहा हो, वो भी हड़बड़ाहट में गलत आप कर पाओगे। तो इसलिए ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं यहाँ पर जो पिछले बार के सवाल पूछे गए थे वो किस किस पोर्शन से आए थे। तो रीजनिंग के यहाँ पे 2 सवाल पूछे गए थे जो कि आया था। एक तो सवाल था मिरर इमेज से था, और दूसरा वेन डायग्राम से था। मिरर इमेज कहने का मतलब, जैसे आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मिरर में इसका क्या इमेज होगा वो आपको माइंड में इमेजिन करना है, और फिर यहाँ पे जो भी इसका सही ऑप्शन है इनमें से किसी एक पे आपको टिक लगाना है। और दूसरा जो वेन डायग्राम का सवाल है वो कैसा होगा वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस सवाल को ही हम देख लेते हैं। सवाल कह रहा है which one of the following diagrams is most appropriate to the statement tea producing places are either in Assam or in Bengal। तो जैसे आप अगर सवाल देखोगे तो इसमें 3 कीवर्ड्स हैं आपके। एक तो टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस, दूसरा आसाम, तीसरा बंगाल। तो आसाम एंड बंगाल 2 जगह हैं, और यहाँ पे आप देखोगे तो सारे ही ऑप्शंस में आपको 2 स्क्वायर दिख रहे हैं। तो ये तो आपका कंफर्म है कि जो स्क्वायर है वो ही आपका असम और बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस है उसकी जगह पे आपका सर्कल या जो इक्लिप्स यहाँ पे बना हुआ है उससे डिनोट किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, और यहाँ पे आसाम एंड बंगाल को यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे टी प्रोड्यूसिंग वैसे जगह भी हैं जो कि आसाम एंड बंगाल नहीं है, क्योंकि आसाम एंड बंगाल पूरे इस सेट को कवर नहीं कर पा रहा है। तो ये तो इसका ऑप्शन होने से रहा। ऑप्शन बी अगर हम देखते हैं तो टी प्रोड्यूस, अगर ये आसाम है एंड ये बंगाल है, तो यहाँ पे टी प्रोड्यूसिंग स्टेट सिर्फ आसाम में ही है इस ऑप्शन के आधार पे। लेकिन बंगाल में तो, और यहाँ पे कहा गया है बंगाल में भी है, और बंगाल यहाँ पे लिया नहीं गया है,
तो ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सी अगर हम बात करें तो आसाम एंड बंगाल दोनों को तो इंक्लूड किया है इसने, लेकिन बीच में कुछ ऐसा ही पोर्शन है जो कि हमें पता नहीं कि आसाम है या बंगाल है, और ये टी प्रोड्यूसिंग वहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे भी दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी क्या है, जो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, तो देख रहे हो आप, जो भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है या तो आपका आसाम में है या तो बंगाल में है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना मुश्किल नहीं होता, बिल्कुल आसानी से ही इस सवाल को आप कर लोगे। तो इस सवाल को करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी जो अगर हम एक्चुअल प्रोसेस से गए, हर एक ऑप्शन को, हर एक कीवर्ड को हम लोगों ने एग्जामिन किया, हर एक ऑप्शन को देखा, तो कम से कम तो 1 से 1.5 मिनट का समय हमें लग ही गया। लेकिन वही अगर आप हफ्ते के हर दिन आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, हफ्ते के 2-3 घंटे अगर इस पे दे रहे हो मैथ्स एंड रीजनिंग वाले सवाल पे, तो आपको ये प्रैक्टिस के दौरान आपको ये पता होगा कि जब ईदर का केस होता है तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा ही इस तरीके से। तो ईदर के केस में जो आपका डायग्राम रहेगा वो इसी तरीके का बनने वाला है। तो आपको और ऑप्शंस को ज़्यादा उसके ऊपर एग्जामिन करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इस सवाल को हार्डली 5 से 10 सेकेंड में ईजिली इसे टिक मार के आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे हम 1.5 मिनट से 5-10 सेकेंड पे इस टाइम को रिड्यूस कर पा रहे हैं। और ऐसे ही अगर हम सारे सवाल में करें तो आपको जो आप 30 से 45 मिनट का टोटल समय लग जा रहा था इस सेक्शन में, वो आप हार्डली 15 मिनट में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में आपको कर पाओगे। कम से कम तो 15-20 मिनट आपका बचेगा ही बचेगा, अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप बने रहते हो तो ये जो 10-15 मिनट आप यहाँ पे बचा पा रहे हो, ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है। ये 10-15 मिनट आपके और भी अलग जो पोर्शंस हैं, जैसे पॉलिटी हो गई या फिर जो भी अलग पोर्शन है एग्जाम में, उन सब में आपका बेनिफिशियल होने वाला है कहीं ना कहीं। उन सब को आप कहीं ज़्यादा जिस एक्यूरेसी से आप नॉर्मल पेपर कर पा रहे हो, अगर समय आप बचा पा रहे हो, तो उन सब सवालों में आप कुछ ज़्यादा ही एक्यूरेसी से, कुछ ज़्यादा ही आप उसे सोच समझ के करने के लिए आपके पास समय रहेगा, और ऑन द होल आपका पूरा जो पेपर है वो आपका इम्प्रूव होगा। तो रीजनिंग की बात तो हमने कर ली, अब हम बाकी के पोर्शंस को देखते हैं। तो बाकी के पोर्शंस में अगर हम देखें तो मेंसुरेशन से आपके 4 सवाल पूछे गए थे। 4 सवाल जो पूछे गए थे उन्हें देख लेते हैं एक बार, किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। 15 में 4 सवाल, ये भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया गया था इस मेंसुरेशन वाले सेक्शन को। तो 4 सवाल में आप देखोगे तो 2 सवाल तो कुछ इस तरीके से ही पूछे गए थे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्कल डालना है या फिर सर्कल के अंदर स्क्वायर डालना है, तो उसका एरिया क्या होगा। अगर सर्कल का रेडियस दिया गया है तो स्क्वायर का साइड या फिर डायगोनल क्या होगा, या एरिया क्या होगा। या फिर अगर स्क्वायर के डायमेंशंस आपको बताए गए हैं तो सर्कल का रेडियस, डायमीटर, ये सब पूछा जाएगा, या फिर उसका सरकमफ्रेंस एरिया वगैरह पूछ दिया जाएगा। तो ये सब सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा, अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। जैसे इस सवाल को अगर हम देखें तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि एक स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस पहले कुछ और है, अब उसके रेडियस को डबल किया गया है। तो पुराने स्फेयर और नए स्फेयर का जो वॉल्यूम होने वाला है उसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो ये सब सवाल जो है कोई मुश्किल सा सवाल नहीं होने वाला है। सवाल देखते ही आप इसका आंसर विद इन 5 to 10, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 सेकेंड्स लगने वाला है। इस सवाल को अगर हम देखें तो एक क्यूब है, what is the maximal number of a spherical ball of radius 1 centimeter that can be placed inside a cubical box। एक क्यूबिकल बॉक्स है और उस क्यूबिकल बॉक्स में कितने जो है छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के आपके स्फेरिकल बॉल्स हैं वो डालने हैं। तो इन सब सवालों को अगर आप देखोगे तो आपको समझोगे कि अगर आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पता है, वॉल्यूम क्या होता है वो पता है, जितने भी ज्योमेट्रिकल बॉडीज हैं, चाहे वो 2D का है या 3D का है, इन सब के बारे में अगर आपको पता है, 3D की अगर हम बात करें तो इनके वॉल्यूम के बारे में अगर आपको पता है, इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में पता है, तो ये सब सवाल को करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और वहीं पे अगर 2D का कोई शेप है तो 2D वाले शेप में अगर आपको वहाँ का देखना है तो उसका क्या सरकमफ्रेंस होने वाला है, क्या उसका पेरीमीटर होने वाला है, क्या उसका एरिया होने वाला है, ये सब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। अगर आप देखो बुक उठा के तो आपके
स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड 9 में ये सारी चीज़ बताई गई हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा प्रैक्टिस में रहोगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका समय काफ़ी बचेगा, जो कि बाकी के पोर्शंस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बाकी के पोर्शंस का देख लेते हैं। तो मेंसुरेशंस तो हो गया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आपके 2 सवाल पूछे गए थे। प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का एप्लीकेशन वगैरह करके आपके 3 सवाल पूछे गए थे। नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका, नंबर सिस्टम। यहाँ पे मैंने स्टार भी लगा रखा है। तो नंबर सिस्टम को मैंने स्टार इसलिए लगाया है, हालांकि सवाल एक ही पूछे गए थे, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नंबर सिस्टम के समझ से आपको पूरे जो मैथ्स है, मैथ्स के नंबर्स की समझ, ऑप्शंस की समझ, ऑप्शन को एलिमिनेट करने का तरीका, वो आपको काफ़ी ज़्यादा पता चलेगा इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के नॉलेज के होने से। तो जैसे नंबर सिस्टम में एक टर्म आता है यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आप यूनिट डिजिट आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो आप सवाल बिना सॉल्व किए हुए भी उसके आंसर्स को टिक लगा दोगे। अगर आपका ऑप्शन दिया हुआ है जिसके यूनिट डिजिट में कुछ और है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, अगर आप किसी तरीके से पता लगा लिए कि जो भी मेरा आंसर होने वाला है उसका यूनिट डिजिट अगर 5 ही रहना है, तो फिर आपको सवाल सॉल्व भी नहीं करोगे, सीधा इस पे टिक लगा के आगे बढ़ोगे। तो ऐसे ऐसे बात को हम लोग समझेंगे, जानेंगे, जिससे कि हमारा समय काफ़ी बचेगा। और समय बचने का मैं बार बार इस पे जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि समय बचने से आपके बाकी सब जो सवाल हैं उन्हें सॉल्व करने की एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। उन सब सवाल को ज़्यादा कंफर्टेबली आप कर पा रहे होगे। और ज़्यादा जब एग्ज़ाम में जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहोगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और जहाँ पे एग्ज़ाम में अगर हम बात करें तो एक नंबर पे 15 से 20 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है। रिजल्ट मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि एक एक नंबर पे 15 से 20 स्टूडेंट वहाँ पे हैं। और वहाँ पे अगर आप सवाल को थोड़ा सा आप इफेक्टिवली कर लो, वहाँ पे अगर आप 2-4 नंबर का भी लीड ले लो, तो फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन का सवाल हो जाता है। कुछ सवाल और देख लेते हैं। जैसे पार्टनरशिप से एक सवाल पूछे गए थे। पार्टनरशिप होता क्या है? ये नॉर्मल सा टर्म है। पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में जैसे कोई भी 2-3 लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट किए, और बिजनेस स्टार्ट किए तो वो लोग किस रेशियो में पैसे को स्टार्टिंग में लगा रहे हैं, और वही वो लोग ईयर एंड पे वो लोग फिर उसी रेशियो में प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी के अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं वो सब पार्टनरशिप के अंदर हम लोग देखेंगे। और कुछ सवाल आपके कॉमन सेंस के भी पूछे गए थे। कॉमन सेंस के सवाल मतलब ये किसी खास चैप्टर से आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आप मेंटल एप्लीकेशन से कुछ आप दिमाग लगा के ये सब सवाल को आसानी से कर पा लोगे। जैसे कि यहाँ पे एक ये सवाल है कि एक आदमी है जो कोल्ड ड्रिंक पीने का बड़ा शौकीन है, उसके पास 1000 रुपये हैं और 19 कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल है, और जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दे रखा है कि एक बोतल की कीमत 10 रुपये है और 10 बोतल को, खाली बोतल को वो एक भरा हुआ बोतल से रिप्लेस कर ले सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसे इन टोटल कितने बोतल वो उसे मिलेंगे, कितने कोल्ड ड्रिंक के बोतल वो कंज्यूम कर सकता है। ये सब सवाल काफ़ी ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली आप इसे कर पा लोगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आए कि वीडियो में ये जो सारे सवाल हैं इन सब का हम सॉल्यूशन देख लेंगे। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन गुरुकुल, वहाँ पे और भी वीडियोज़ डाले जा रहे हैं, डाले जा भी चुके हैं, तो उससे जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम कुछ और नया वीडियो डालें आपके पास इसका नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।